क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले दिन देख लेते हैं। जो हमारा 3 मई है, इसको क्या है, प्रेस फ्रीडम दिवस है। मतलब प्रेस फ्रीडम है, इससे रिलेटेड है। ये देखते हैं, ये रहा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ये कब होता है हमारा? 3 मई को होता है। ये इस तरह का पोस्टर वगैरह है इसके। हमें तो जो हमारे काम की चीज़ें वो देखनी है। जो हमारा प्रेस फ्रीडम डे था, मतलब बहुत पुराने से चला आ रहा है ये। इसमें एक संस्था है हमारी, क्या, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। वो इसके लिए क्या है, वो जारी करती है हमारी, क्या बोलते हैं, रैंकिंग वगैरह। और जो भी मतलब रिपोर्टर्स के बारे में कि किस देश में कैसी कंडीशन है। जैसे जहाँ डार्क ग्रीन है वहाँ क्या है, गुड सिचुएशन है। जैसे ग्रीनलैंड हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, और ये हुआ नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड हुए, यहाँ क्या अच्छी कंडीशन के देश हैं। जो लाइट ये ब्लू है, मैंने शायद ऊपर वाला ब्लू ही बोला है ना। डार्क ब्लू और लाइट ब्लू वाले क्या है, जैसे अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, और बाकी सारा यूरोप हुआ। यहाँ क्या है, सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन है प्रेस फ्री इसकी इंडेक्स की। और इसके अलावा जहाँ ये येलो कलर है वो क्या है, मतलब नोटिसेबल प्रॉब्लम है, मतलब बहुत कम प्रॉब्लम है। जैसे अर्जेंटीना हुआ, चिली हुआ, कुछ अफ्रीका के देश हो गए, और हमारे मंगोलिया हुआ, चाइना के ऊपर नेपाल हुआ। और जो भारत जैसे देश है जहाँ फुल्ली डेमोक्रेटिक वो है, वहाँ उसे कैसे डाल रखा है कि यहाँ तो भी बहुत प्रॉब्लम है। ये क्या डिफिकल्ट सिचुएशन वाले वो है, देश है। और जो ये बिल्कुल डार्क है, रेड कलर का मान सकते हैं हम इसे, या ब्राउन कलर का, ये क्या है, बहुत बेकार सिचुएशन वाले देश। जैसे क्या हुआ, हमारा चाइना हो गया। हमारा क्या, जिसका भी चाइना है तो भी हमारी धरती का हिस्सा। और वासुदेव कुटुंबकम तो हमारी चाइना हुआ। हमारा चाइना हुआ, सऊदी अरब हुए, और ये बाकी की जितनी भी कंट्री है, इराक, ईरान वगैरह, यहाँ क्या है, यहाँ बहुत सीरियस सिचुएशन है। तो ये क्या है, प्रेस की कुछ वो है, हमें अंदाजा होना चाहिए लगभग कौन सा देश किस कैटेगरी में आता है प्रेस फ्रीडम में। तो आपको पता लग गया होगा इंडिया को कहाँ डाल रखा है इन्होंने, डिफिकल्ट सिचुएशन में। अब वो इनकी खुद की मर्जी है। 3 मई को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड अस्थमा डे। ये क्या है, मई के पहले ट्यूसडे को मनाया जाता है। इस बार पहला ट्यूसडे कब का पड़ रहा है, 3 मई का। तो ये हमारा अस्थमा डे है, ग्लोबल इनिशिएटिव है अस्थमा का। इस बार की जो थीम है वो क्या है, क्लोजिंग गैप इन अस्थमा केयर। ये इस बार की क्या थीम है। ये हमारा जो इनॉग्रल वर्ल्ड अस्थमा डे था, हेल्ड हुआ था 1998 के अंदर। क्या पहली बार मनाया गया था। इसके रेफरेंस वगैरह, ये अस्थमा कहाँ से मनाया, वर्ल्ड अस्थमा डे की ये है मेन, क्या है, थीम है हमारी वर्ल्ड अस्थमा डे की थीम क्या है, क्लोजिंग गैप इन अस्थमा केयर। अब 8 मई को क्या है, रेड क्रॉस डे है। वो संस्था है मेडिकल, उससे जुड़ी हुई है। 2 बार इसे नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। और 8 मई को क्या, मदर्स डे भी मनाया जाता है। ये क्या, मई के दूसरे संडे को मनाया जाता है। तो इस बार दूसरे संडे कब का पड़ा, 8 मई का। तो 8 मई को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड मदर्स डे। अब हम अपने क्वेश्चंस करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएगी वीडियो, तो फटाफट करते हैं। जो हमारा क्या है, ये हमारा विटली गोल्ड अवार्ड, ये 2022 किस भारतीय, मतलब के भारतीय विजेता कौन है। जो विटली गोल्ड अवार्ड है इसमें 2022 में किस भारतीय ने जीता है। विवेक दास, चारुदत्त मिश्रा, आलम आरा, या विश्वजीत सिंह। ये कौन है हमारे, चारुदत्त मिश्रा। इन्होंने क्या है, हमारा विटली गोल्ड अवार्ड जीता है। ये पता होना चाहिए भाई अवार्ड है क्या, ये ऐसा अजीब सा नाम। यह अवार्ड क्या, उन एशिया के उन सॉरी यह अवार्ड उन्हें एशिया के उच्च पर्वतीय परिस्थिति तंत्र में बड़ी बिल्ली प्रजाति, मतलब क्या होता है, तेंदुए, इनके संरक्षण के योगदान में क्या है, मिला हुआ है। इनके संरक्षण के योगदान के लिए मिला गया है। ये देता कौन है, इसे लंदन की रॉयल ज्योग्राफी सोसाइटी ने अप्रैल 2022 में क्या है, ये पुरस्कार दिया किन्हें, चारुदत्त मिश्रा जी को। चारुदत्त मिश्रा क्या है, मतलब ये मैसूर कर्नाटक स्थित जो नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन है, इसके क्या सह संस्थापक है। और स्नो लेपर्ड ट्रस्ट के कार्यकारी क्या निर्देशक भी कौन है, यही व्यक्ति है। इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट में पढ़े तो जो विटली अवार्ड है किसने जीता, हमारा चारुदत्त मिश्रा ने। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसलिए पढ़ते जा रहे हैं कि थोड़ा सा याद रह जाए। अब मान लो पेपर में आ जाए विटली अवार्ड क्या है, तो याद रहे ना कि भाई बड़ी बिल्ली या तेंदुए से इम्पोर्टेंट वो है रिलेटेड। एक टीवी अभिनेता है जी, वो क्या है, सलीम घोष। इनका भी हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया।
तो इन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत कहाँ किस फिल्म से की थी? इन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत की थी स्वर्ग नर्क फिल्म से। जो ये स्वर्ग नर्क फिल्म थी मतलब कब आई थी? 1978 में आई थी। और इससे क्या अभिनय की शुरुआत की थी। इसके अलावा इन्होंने क्या है, श्याम बेनेगल की टीवी सीरीज भारत की खोज में राम कृष्ण और टीपू सुल्तान की भूमिका भी क्या निभाई थी इन एक्टर ने। ये बहुत फेमस एक्टर है, आप उन सभी ने जानते होंगे। जिन्हें अभी याद नहीं आ रहा वो गूगल करके इनकी फोटो देख सकते हैं। ये पूछ सकता है कब इन्होंने किस फिल्म से की थी तो स्वर्ग नर्क ने। भारत के मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के लिए 47 मिलियन डॉलर्स की सहायता देने की मंजूरी किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने की? भारत के अंदर जो मिशन है क्या मिशन कर्मयोगी, इसके लिए 47 मिलियन डॉलर किस संस्था ने देने की घोषणा करी है? ये किसने की है? हमारी वर्ल्ड बैंक ने। इसका मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका, वाशिंगटन डीसी। अभी हमें पता होना चाहिए जो मिशन योगी है ये है क्या। मिशन योगी में क्या है? सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। जो सिविल सेवा मतलब हम पता है हमारे आईएएस आईपीएस, इनकी इनकी क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम है। किस तरह जो सिविल सेवा में जुड़े हुए व्यक्ति है इन्हें मतलब और ज़्यादा इफेक्टिवली कैसे देश के काम आ सके, इन्हें क्रिएटिविटी इनके अंदर लाना, इनके अंदर मतलब जो भी एक इनका जो एक जॉब प्रोफाइल है उसमें हर तरह से फिट बैठे ढल जाए, उसके लिए शुरुआत की गई है मिशन कर्मयोगी। देश भर में अभी लगभग क्या है 180 लाख सिविल सेवक क्या है कार्यरत हैं, जिनमें से लगभग 2/3 क्या है राज्य सरकार और स्थानीय प्रधानीकरण पे क्या है कार्यरत है। और इस ये जो मिशन कर्मयोगी है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 सितंबर 2020 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा समूह ने एयर एशिया को किस कंपनी के विलय करने की प्रक्रिया शुरू की? जो टाटा समूह था इसने एयर एशिया को, एयर एशिया इनकी खुद की एयरलाइंस थी, इसको किस कंपनी में विलय करने की प्रक्रिया शुरू करी? विस्तारा ये भी एयर इसकी है, और हमारा एयर इंडिया एयरलाइंस एयर, या इनमें से कोई नहीं। ये क्या है? हमारी एयर इंडिया। पढ़ते हैं एक बार। जो टाटा समूह है जनवरी 2022 में अपने अधिग्रहण के बाद एयर इंडिया के प्रदर्शन में सुधार करने के प्रयास कर रही है। हमें पता है जनवरी 2022 के अंदर जो एयर इंडिया थी इसकी सबसे पहले शुरुआत टाटा का ग्रुप ने करी थी। फिर जब देश आज़ाद हो गया, देश की आज़ादी से पहले की है एयर इंडिया, जब देश आज़ाद हो गया इसे क्या बना दिया? इसे नेशनल कंपनी बना दिया एक तरह से, मतलब सरकार ने अपने अंडर ले लिया था इस कंपनी को। और अब 2022 में वापस से किसके अंडर में आ चुकी है? वापस टाटा ग्रुप के अंडर में आ चुकी है। अब इसके अंदर इसके प्रदर्शन में सुधार करने के लिए कोशिश तो कर ही रहे थे, तब क्या किया एयर एशिया इंडिया, जिसने क्या है जून 2014 में परिचालन शुरू किया। जून 2014 से स्टार्ट हुई, पूरे देश में अनुसूचित यात्री कार्गो और चार्टर उड़ान सेवा प्रदान करी। अब इसमें क्या है, इसको एयर इंडिया में विलय कर दिया। अब ये मतलब इन दोनों का कंबाइंड बजट हो जाएगा, इनका बजट बढ़ जाएगा और इनके चलाने में भी क्या होगा, मतलब एक तरह से दोनों की वैल्यू बढ़ जाएगी और चलाने में आसानी होगी। इसके लिए जो टाटा कंपनी थी इसने किससे वो मांग ली, मतलब परमिशन, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से क्या मांग ली? कमीशन, वो मतलब परमिशन भी मांग ली। और जो विस्तारा ये भी क्या है? टाटा ग्रुप की कंपनी है। और हमारा जो विस्तारा एयरलाइंस है इसका स्वामित्व भी टाटा समूह के पास है, लेकिन अभी इसका विलय नहीं किया गया, ये अलग ही चल रही है क्योंकि अलग भी है अच्छी खासी मतलब ठीक ठाक चल रही है। अभी इसमें कोई विलय करने की ऐसी दिक्कत आई नहीं टाटा को। जलवायु और ऊर्जा क्षेत्र में किए गए प्रयासों को ट्रैक करने के लिए नीति आयोग ने किस इंडेक्स को लॉन्च किया? तो इसमें नीति आयोग ने किस इंडेक्स को लॉन्च किया? हमारा स्टेट एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स। जो जलवायु ऊर्जा क्षेत्र है इसके अंदर प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, दुनिया भर के सबको पता है जलवायु चेंज हो रही है। और बल्कि एक बात और, 122 साल का 120 जना 22 साल का रिकॉर्ड टूट गया गर्मी का भारत के अंदर। और भारत के अंदर क्या है, हीट वेव भी आनी स्टार्ट हो गई। हीट वेव सिंपली लू को बोलते हैं, और लू आने लगी और भारत का मतलब जलवायु की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और जलवायु के उसमें भारत सरकार भी प्रयास करती रहती है। ऊर्जा क्षेत्र में भी हमें पता है रिन्यूएबल, नवीनकरित ऊर्जा, अनवीनकरित ऊर्जा, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है। पता है ना सबको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है? कोयले वाली। और रिन्यूएबल कौन सी होती है? सोलर पैनल वाली। तो इसके अंदर भी प्रयास कर रही है। इसे ट्रैक करने के लिए सरकार ने क्या किया है,
स्टेट एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स ये एक निकाला है। इसमें क्या नीति आयोग ने 11 अप्रैल 2022 को स्टेट एनर्जी एवं क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 लॉन्च किया। यह पहला इंडेक्स है जो जिसका उद्देश्य क्लाइमेट और एनर्जी सेक्टर में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए प्रयासों को क्या ट्रैक करना है। यह इंडेक्स वर्ष 2019-20 के डाटा पर आधारित है। जो अभी जारी किया गया है ये डाटा अभी का थोड़ी ना, ये डाटा कब का है 19-20 का। अगले राउंड में अगले उसका आएगा। स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स जो राउंड 1 है जिसकी हम ऊपर बात ही कर रहे हैं, इसमें पहला स्थान किसे मिला है, ये मिला हमारा गुजरात को। और सेकंड स्थान किसे मिला है, ये मिला केरल को। किस हाईवे सुरंग को आईबीसी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार मिला। सबसे पहले आईबीसी की फुल फॉर्म पता होना चाहिए हमें। आईबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन। बी से क्या होता है हमारा बिल्डिंग, आईबीसी। सी से क्या होगा कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब बस एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस बहुत सारी चीज में है। और कांग्रेस सिर्फ हमारे देश की पार्टी नहीं है, मतलब हमारे देश की पार्टी का नाम कांग्रेस है। लेकिन कांग्रेस ना एक जर्नल उसे भी बोलते हैं, एक जर्नल उस चीज को भी। जैसे साइंस कांग्रेस रखी जाती है, मतलब हर देश में क्या अपनी उसकी खुद की कांग्रेस होती है। इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारे देश की कांग्रेस है वही वाली कांग्रेस हर जगह जा रही है। कांग्रेस एक कॉमन टर्म है। इसी तरह जो हाईवे सुरंग को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस ने बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार मिला। कौन सी सुरंग थी वो, अटल टनल, श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल, या पीर पंजाल रेलवे टनल, या कोई नहीं। ये कौन सी थी हमारी अटल टनल। मेरे ख्याल से आज मेरी जो वो है वॉइस थोड़ी क्लियर आ रही होगी। आज मैं थोड़ी तेज बोल रहा हूँ। अटल टनल, यह टनल क्या है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में है। सबको पता है ना, नहीं हिमाचल प्रदेश यहाँ क्या है, रोहतांग पास है। यहाँ से ये टनल जा रही है। यह हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने में क्या करती है, मदद। और 10,000 फीट ऊंचाई में सबसे ऊंची वो भी है, टनल भी है, लंबी सॉरी। इसका निर्माण क्या है, बी आर ओ की फुल फॉर्म क्या है, बॉर्डर, आर से रोड, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, इसने किया। अटल टनल को क्या 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस ने बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का क्या किया, पुरस्कार दिया। 28 अप्रैल 2022 को आईबीसी इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस ने अटल टनल को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का क्या दिया है, अवार्ड दिया है। जो अटल टनल है, अटल टनल का नाम किसके नाम पे है, सबको पता है, अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के पूर्व क्या थे, हमारे प्रधानमंत्री थे। और बहुत ही मतलब इफेक्टिव छवि वाले व्यक्ति थे। अभी सुना होगा जो पाकिस्तान के अंदर जब इमरान खान की सरकार हटी, तो वहाँ भी क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी का एक बहुत फेमस डायलॉग हो गया था। जब उनकी सरकार हटी तो उन्होंने मतलब जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उनका एक वो था कि सरकार तो आती जाती रहेंगी, हमारा देश रहना चाहिए और देश बचना चाहिए। एक ऐसी पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने स्पीच दी थी जब क्या है उनकी जो सरकार थी मात्र एक वोट से क्या हो गई थी, गिर गई थी। मतलब उनकी जो बहुमत साबित करना था उसमें एक वोट की कमी रह गई थी, तो उनकी सरकार गिर गई थी। तब उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, मेरी सरकार गिर गई तो गिर गई, सरकार तो आती जाती रहेंगी देश के अंदर, हमारा देश बना रहना चाहिए, ये नहीं झुकना चाहिए, ना ही मिटना चाहिए। तो जब इमरान खान की सरकार गिरी, इसने कहा कि एक तो हमारा देश है, यहाँ क्या है कोई भी सरकार 5 साल का काम पूरा ही नहीं कर पाती। पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है, वहाँ एक भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं आया आज तक। दोनों एक साथ ही आज़ाद हुए हम, 70-72 साल हो गए, अप्रोक्सीमेटली 70 ईयर के आसपास मान के चले हम, 75 समथिंग। तो आज तक भी किसी भी प्रधानमंत्री ने वहाँ 5 साल पूरे नहीं किए। तो इसी बात पे इमरान खान ने कहा था कि एक इंडिया है जहाँ के नेता क्या कहते हैं कि मतलब वो देश के बारे में सोचता है, एक हमारा पाकिस्तान है, यहाँ के नेता क्या सोचता है, अपनी कुर्सी के बारे में। तो यहाँ पे अटल बिहारी की जो स्पीच थी बहुत फेमस हो गई थी। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी से जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनसे पूछ सकते हैं कि टनल के बारे में, इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। ये मैंने थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन
जो मतलब वाजपेयी हैं इनके लिए इतना तो बनता भी है। जब अगले का नाम पाकिस्तान तक में जा रहा है तो फेमस इंसान तो था ही। इस टनल का निर्माण क्या है 2010 में शुरू हुआ था। ये क्या है लगभग 10 मीटर चौड़ी है और 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड का उपयोग करके क्या इस टनल को बनाया गया था। और 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। ये जो टनल है इसे 3 अक्टूबर 2022 को क्या है इसका उद्घाटन हुआ था। और ये राष्ट्र के नाम क्या करी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समर्पित करी थी। विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। तो भाई पशु चिकित्सा दिवस हमारा कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है अप्रैल के आखिरी शनिवार को। अभी गया है हमें कहा था कि अप्रैल मई की जो इम्पोर्टेंट इस तरह की चीज़ है ये हमें ध्यान रखनी है। हमें पूरा 6-7 महीने का अब हम इतनी जल्दी ना कर सकते ना में करना। हम डेली की करंट अफेयर कर रहे हैं और जो कुछ कुछ स्टैटिक पार्ट्स है। ऐसे मई में पेपर है, मोस्ट प्रोबेबली वो मई के कोई दिन पूछ ले इस मई को कौन सा दिन होता है, तो ये तो हम अपनी तरफ से करेंगे। बाकी हम डेली करंट अफेयर करते चल रहे हैं। वर्ष 2022 में यह दिवस 30 अप्रैल को मनाया गया था। 2022 मतलब मनाया गया है, अभी तो चल रहा है 2022। 30 अप्रैल को ही क्या था आखिरी शनिवार था। इसका मतलब इसका उद्देश्य क्या है पशु स्वास्थ्य और कल्याण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। पशु स्वास्थ्य पशु का एक तरफ तो क्या कहते हैं हम पशु का स्वास्थ्य और पशु का क्या है कल्याण, और दूसरी तरफ क्या है हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य। सार्वजनिक स्वास्थ्य कैसे जुड़ा है कि जो लोग पशु को खाते हैं तो पशु स्वस्थ होगा तो वो भी स्वस्थ होंगे, अगर वो स्वस्थ होंगे तो फिर पशु के कल्याण का क्या मतलब है यहाँ। लेकिन ठीक है जो भी लिख रहे हैं, अब हम क्या ही कर सकते हैं इसके अंदर। तो अब बेसिकली हमें क्या है क्या याद रखना है पशु स्वास्थ्य और कल्याण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है इसके अंदर। किसके अंदर हमारा पशु चिकित्सा दिवस कि पशु के अंदर कोई बीमारी है तो पहली बात तो हमें बीमारी होने नहीं देनी। अगर हो गई तो उसे हमें ठीक करेंगे, उस पशु को पहले ठीक करेंगे और ठीक करने के बाद फिर सबको पता ही है उसका क्या होना है। मतलब दूध निकालेंगे और जो भी काम होता है पशुओं का सबको सब पता है। 2022 की थीम पशु चिकित्सा के लचीलेपन को मजबूत करना। 2022 की थीम क्या है जो पशु चिकित्सा है इसमें लचीलापन आने से मजबूत करना, मतलब स्ट्रेंथनिंग वेटरनरी ये रिसाइलेंस, ये क्या है इसकी थीम है हमारी। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आप मुझे सुझाव दे सकते हैं कि मैं कैसे और अपनी मतलब मैं कैसे और ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ। मेरे पे जितना होगा मैं उतनी कोशिश करूँगा। और कमेंट आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, उसके लिए थैंक यू। और आप मुझे मतलब एक एडवाइस दे सकते हो या सलाह दे सकते हो कि मैं और कैसे ठीक कर सकता हूँ। उस बस आज की वीडियो में इतनी, थैंक यू।